जस्ट अ सेकंड। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हालांकि नाइट होना चाहिए क्योंकि 10 बजने वाली है, तो कोई बात नहीं। गुड इवनिंग, गुड नाइट। और आज मैं आप लोगों को जो पढ़ाने वाला हूँ बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है। पहले ही मैं बता देता हूँ कि यार थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, तभी मैं आगे इस चीज़ को समझा पाऊंगा। ठीक है, चलिए। आज का जो चैप्टर है वो आपका सब्जेक्टिव चैप्टर है, क्योंकि एमसीक्यू वाला नहीं है, ये सब्जेक्टिव चैप्टर है। ठीक है ना। एक सेकेंड। आज का जो चैप्टर है वो आपका एक सब्जेक्टिव चैप्टर है। ओके, तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वॉल्यूम 3। वॉल्यूम 3 का नाम आते ही लड़का लोग का दिमाग में पता नहीं क्यों इतना टेंशन आ जाता है कि अरे बाप रे, वॉल्यूम 3 नहीं समझ में आता है कुछ। देखो, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि वॉल्यूम 3 आपको पूरा पढ़ना ही नहीं है। पहला तो ये चीज़ दिमाग में डाल लो, वॉल्यूम 3 पूरा पढ़ना नहीं है। वॉल्यूम 3 पूरा पढ़ना नहीं है। किसके लिए? कोल इंडिया के लिए। कोल इंडिया के लिए पूरा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको अगर वॉल्यूम 3 पढ़ना है ना, तो आप जब IREL का वैकेंसी आता है उस टाइम आपको पूरा वॉल्यूम 3 पढ़ना मैंडेटरी है, जरूरी है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है जनरल मैकेनिक्स वाला। जनरल मैकेनिक्स का या जनरल इंजीनियरिंग का जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, उस एग्जाम में आपको ये वॉल्यूम 3 पूरा पढ़ना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर आपको कुछ सेलेक्टेड चैप्टर पढ़ने हैं। मैं आपको कुछ सेलेक्टेड चीजें पढ़ाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहिए। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज है वॉल्यूम 3 का कुछ कुछ पॉइंट पहले समझते हैं, धीरे धीरे चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए। तो सबसे पहले तो आप फिजिक्स में सर पढ़े ही होंगे। फिजिक्स में, है ना, आपका कौन कौन सा बेसिक क्वांटिटी होता है? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर। टेम्परेचर, इसके बाद आता है एक आपका इलेक्ट्रिक करंट और लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एसआई यूनिट। इसका इसका बेसिकली यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होता है केजी, किलोग्राम। लेंथ का होता है मीटर। ठीक है, टाइम का होता है सेकेंड। टेम्परेचर का होता है केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। ठीक है, ये सब आपको पता होगा। हम आपको बस रिवीजन करा दे रहे हैं भाई, मेरा जो काम है वो तो हम करेंगे ना। तो रिवीजन करा दे रहे हैं। केजी को आप केजी में लिखते हैं, मीटर को आप स्मॉल एम में लिखते हैं, सेकंड को एसएससी में लिखते हैं, केल्विन को के में लिखते हैं, एम्पियर को ए में लिखते हैं, कैंडेला को सीडी में लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका, पढ़े होंगे पहले से ही, हम बस आपको रिविजन करा दे रहे हैं। चलिए, तो ये तो आपका क्लियर होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं आपके लिए। ओके, चलिए। अब कुछ बेसिक बेसिक सा फार्मूला है ना, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान रखते हैं और एक बार हम लोग इसको करते हुए जाते हैं। ठीक, तो कॉपी किताब लेके बैठना है, कॉपी कलम लेके जो जो लिखाते जा रहे हैं बिना पूछे कि सर क्या है, नहीं है, काम का है, नहीं है, बस कॉपी में उतार लो यार। इतना करो, मेरा बात इतना मान लो, बस कॉपी में उतार लो। आपको समझ में आ जाएगा आने वाला टाइम में कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और कहाँ से कहाँ कनेक्ट होता है। ठीक है, समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा, बाद में समझा दूंगा। चलिए, एक चीज है डेंसिटी। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, तो जो डेंसिटी वाला न्यूमेरिकल पूछ देता है ना, कभी कभी हाई लेवल का थोड़ा सा होता है, गेट लेवल का, तो अगर उस लेवल का कुछ पूछ दिया तो फिर आप ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, ये सब बेसिक फार्मूला पता है, तो आप उसमें थोड़ा सा तिकड़म लगा के आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो तुक्का तभी लगेगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो तुक्का लगना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, तो ये हो जाता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, टाइम। वेलोसिटी का बराबर हो जाता है, पता ही होगा आपको, ये सब पढ़ा रहे हैं, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड का हो जाता है आपका फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस माने डिस्टेंस, तो स्पीड वाला भी आपको बेसिकली पता चल ही गया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक है, चलिए। इसके बाद हम लिखाते जा रहे हैं, बस आपको खाली लिखते जाना है। फोर्स इज इक्वल, पढ़े होंगे, पता है, सब बेसिक चीज़ है, लेकिन यही बेसिक चीज़ को अगर आपको पता रहेगा ना, तो एक आध क्वेश्चन अगर घुमा दिया तो फिर आपका खोपड़िया काम करेगा, नहीं तो खोपड़िया फ्यूज हो जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब अगर हम पूछेंगे बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, तो आपको पता है क्या कर सकते हैं आप। अगर इसी से हम पूछेंगे बताओ एक्सेलरेशन बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे फोर्स अपॉन मास होगा।
या अगर हम पूछेंगे बताओ मास बराबर क्या होगा, तो आप कहेंगे फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आपका जानना आज के दौर में, क्योंकि टाइम खराब चल रहा है भाई, टाइम खराब चल रहा है, बुरे दिन चल रहे हैं अभी माइनिंग के इतिहास के, तो इसीलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट को जानना। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, आने वाला टाइम में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग एक आध और चीज देख लेते हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाइए, जज्बात समझिएगा। तो ये हो जाता है आपका इंक्रीज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी सिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन मतलब वही चीज है, बस इसमें एंगुलर एंगुलर जोड़ देंगे, एक्सीलरेशन वाला ही फार्मूला है, बस इसमें एंगल एंगल जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए, है ना। इसके बाद देखो यार, माफ करना हम आपको थोड़ा सा टाइम बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो हम क्या करें, हम चाहते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आप पढ़े होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप पढ़े होंगे, है ना। क्या पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं समझ हम चलते हैं, आप नहीं पढ़े हैं तो फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ में बोला गया है कि एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्शन अप्लाइड ऑन एक्सटर्नल, मतलब कुल मिलाकर के कोई भी चीज रेस्ट में रहेगा जब तक उसको हम मतलब मोशन नहीं दे। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी चीज रेस्ट में रहेगा, कोई भी चीज रेस्ट में रहेगा जब तक उसको मोशन ना दे। ठीक है, जब तक उसको हम मोशन ना दे या फोर्स ना दे, मोशन से अच्छा रहेगा फोर्स लिखना, फोर्स ना दे। ठीक है, जब तक हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक जो आपका ये रहेगा, ठीक है ना, तो वो आपको ऐसे ही रहेगा। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स प्रोड्यूसिंग द चेंज एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन टू विच इट अप्लाई। कुल मिलाकर के भैया ऐसा है कि मान लीजिए कोई आदमी खड़ा है, उस आदमी को आप पीछे से धक्का मारे, तो जितना जोर से धकेलिएगा ना उतना जल्दी ज़्यादा जोर से आगे से गिरेगा वो, मतलब जितना फोर्स आप उसको अप्लाई किए उतना ही फोर्स से वो आगे जाके गिरेगा। ये आपका सेकेंड लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के इसको सिंपल भाषा में लिखा जाएगा, है ना, जितना फोर्स अप्लाई किए उतना गति होगा, जितना फोर्स अप्लाई किए और जिस डायरेक्शन में अप्लाई किए, डायरेक्शन में मैटर करता है, उतना मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, मूव करेगा उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है, आप पढ़े होंगे। अब आता है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन तो आपके जुबान में होगा, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, थोड़ा सा समय आपका बर्बाद हो रहा होगा अगर आप ये सब चीज़ पढ़े हैं तो, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार, थोड़ा सा पेशेंस रखो, बहुत सोच समझ के पढ़ा रहे भाई, है ना। मोमेंटम फॉर्मूला है भाई, फटाफट फटाफट लिखाते जा रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा कुछ तो लिखते जाइएगा, रटते जाइएगा। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है बेसिकली मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है मास इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हो जाता है मोमेंटम का फॉर्मूला। इसे पढ़े होंगे, अब ऐसा मान के हम चल रहे हैं, इसीलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं करें, बस लिखाते जा रहे हैं ताकि आपका सही रहे। ठीक है, चलिए, ओके। और इसमें क्या हम बताएं आगे, ठीक है, चलिए ये सब हो गया आपका कुछ बेसिक चीज। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं, अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं, है ना। ये सब बेसिक बेसिक मैकेनिक्स का चीज़ है ना, वो अब आई होप कि अब कुछ है नहीं उसमें, बाकी तो बेतुका बेतुका सा चीज़ है, पॉलीगॉन का ये सब, वो सब तो इस सबसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, कोलन डेविल पूछा नहीं, हालांकि इसमें भी बहुत कुछ ऐसा लिखा दिया जो पूछेगा नहीं, लेकिन इतना बेसिक चीज़ है, इतना आपको पता होना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं फटाफट, जस्ट ए सेकंड, मैं अंडरलाइन करके रखा हूँ क्या क्या आपको कराना है ना। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इफिशियंसी,
इफिशियंसी बराबर होता है एनर्जी जो निकल रहा है, मतलब आउटपुट, बाय एनर्जी जो हम दिए हैं, एनर्जी जो हम दिए हैं यानी इनपुट। ठीक है, इसको बोलते हैं इफिशियंसी, यानी कि हम कितना उसमें एनर्जी लगा रहे हैं और कितना उसमें से रिजल्ट मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। इसको हम लोग क्षमता बोलते हैं, इफिशियंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अभी दो चार को कुछ बेसिक बेसिक सा चीज़ है जो पढ़े होंगे आप, तो वो सब हम दिखाते जा रहे। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी भाई आपको पता है, एम डी एच की देगी मीरच, एम डी एच, तो एच वहाँ डी होता है, एम डी एच वाला चचा को आप जानते होंगे, दाढ़ी वाड़ी, दाढ़ी नहीं था, मूछ था, है ना। उनको शायद पद्म श्री से नवाजा गया था, मसाला बनाते थे, है ना। अभी फिलहाल दुनिया में नहीं है, दलवीर सिंह ऐसा कुछ नाम था उनका। तो एच की देगी मेरे से ना, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका एच, हम लोग पढ़े होंगे बचपन में, मास इंटू आपका ग्रेविटी इंटू एच हो जाता है आपका हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऐसे कुछ कुछ है ना। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ½ mv², ½ mv²। ठीक है, तो ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है, ये सब को आपको पूछेगा भी नहीं, लेकिन हम आपको एक कॉन्सेप्ट करवा दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना हो, इसके लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, अब आते हैं आपका थोड़ा काम का चीज़ पे। अभी तक तो बेसिक बेसिक लेवल पे ही हम खेल रहे थे। ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आते हैं अब। ओके, जस्ट अ सेकेंड, मैं अंडरलाइन करके रखा हूँ, अब मैं निकालता हूँ आपको। ठीक है, ये सब देखो IRL के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो IRL का आप तैयारी नहीं कर रहे, कोल इंडिया कर रहे हैं, अगर IRL का एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम वो भी करवा दूंगा, आप टेंशन ना ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ओके, अभी आते हैं सिंपल मशीन पे। ये है आपका टॉपिक, सिंपल मशीन। अब देखो भाई, सिंपल मशीन क्या होता है? देखो, पुल्ली जो है ना, पुल्ली घिरनी, इसको भी मशीन कहते हैं। कुछ मशीन होती है लिफ्टिंग मशीन, जैसे क्रेन है, क्रेन का इस्तेमाल किया जाता है कोई चीज़ को उठाने के लिए, तो क्रेन क्या है? एक मशीन है। उसमें बहुत सारा लीवर लगा होता है, पुल्ली लगा होता है, गियर लगा होता है, अलग अलग सिस्टम लगा होता है। ठीक है, तो उसमें एक टर्म होता है आपका लोड बाई इफोर्ट। क्या होता है? लोड बाई इफोर्ट, है ना। लोड, कितना लोड आप उसमें दे रहे हैं और कितना इफोर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, कितना इफोर्ट उसका है, कितना क्षमता है उसका, और कितना आप उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज। हमने क्या कहा सर? हमने कहा कि कितना लोड आप उसमें दे रहे हैं और कितना एफर्ट उसका, कितना क्षमता है ना। जितना क्षमता है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं, मतलब कुल मिला करके जो लोड उस पे दे रहे हैं और जो एफर्ट उसका क्षमता है लगा सकता है वो, है ना। तो इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब कुल मिला करके हम समझाते हैं। देखिए ऐसा है कि एक, मान के चलिए लिफ्ट है। ठीक है, एक लिफ्ट है, लिफ्ट में लिखा जाता है कि भाई लिफ्ट में जो है वो आपका 6 आदमी चढ़ेगा, या कुल मिलाकर के लिखा जाएगा 6 आदमी, या मान के चलिए कि लिखेगा 400 किलो तक का आदमी चढ़ सकता है। एक बार में एक लिफ्ट में 400 आदमी तक चढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन आप क्या किए? आप उसमें 600 आदमी चढ़ा दिए, 600 किलो तक का आदमी चढ़ा दिया उसमें। तो यहाँ पे लोड क्या हो जाएगा और इफोर्ट क्या हो जाएगा? इफोर्ट का मतलब हो जाएगा जितना आप वजन दे रहे हैं, और लोड का मतलब हो जाएगा जो उसका कैपेसिटी है। इसी को बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज। यानी इसको जब आप काटिएगा तो आपका 2/3 आंसर हो जाएगा, 2/3। तो 2/3 क्या है? मैकेनिकल एडवांटेज है, मैकेनिकल एडवांटेज है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज बेसिकली रेशियो होता है कि कितना वजन देना चाहिए कोई चीज में और कितना वजन आप दे रहे हैं भैया, कितना वजन देना चाहिए और कितना वजन दे रहे हैं, इसका जो रेशियो है, इस रेशियो को कहते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है, समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आ गया तो रट लो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम आपको बुरा दिन दिखा रहे हैं, अगर अच्छा दिन रहे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अच्छा दिन तो हम आपको रोज दिखाते हैं, बुरा दिन भी आपको साथ में दिखा दे रहे हैं, ताकि आपको
समस्या ना हो, ठीक है। अभी एक टर्म होता है वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि करवा दें। इसमें है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड। अब ये क्या चीज़ है समझते हैं, है ना। मतलब ये है कि जो इफोर्ट होता है, इफोर्ट क्या है, जितना वजन आप दिए हैं, कितना वजन आप लोड किए हैं, ठीक है। और ये क्या है, इतना आपका है, मतलब कुल मिलाकर के जब वजन आप दिए हैं कोई चीज़ में तो वो कितना ले जा सकता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलते हैं कि एक लोकोमोटिव है। लोकोमोटिव क्या काम आता है आपको पता है, माइंस में आदमी को लाने ले जाने के लिए हम लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मान के चलिए माइंस में हम लोकोमोटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ओके। तो लोकोमोटिव में बोला गया है कि एक बार में 10 गो आदमी चढ़ेगा बाबू, 10 गो आदमी ज़्यादा नहीं चढ़ेगा, ठीक है। 10 गो आदमी ज़्यादा चढ़ेगा तो फिर इसका स्पीड जो है वो कम होते जाएगा। हम आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। आप बाइक चला रहे हैं, अकेले हैं बाइक में, बाइक का नाम है, एक अच्छा गाड़ी पकड़ लो ना यार, ड्यूक, केटीएम ड्यूक, ठीक है। केटीएम ड्यूक आप चला रहे हैं, अभी आप अकेले चला रहे हैं ना गाड़ी को, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड चला सकते हैं। अभी रास्ता में एक ठो आपका दोस्त मिल गया, दोस्त बोला भाई बैठा लो ना यार, हमको भी वहाँ तक जाना है, थोड़ा छोड़ देना। तो आप बोले आओ बैठो, तो आप दोस्त को बैठा लिए। अब आप गाड़ी चला रहे हैं, अब आपका जो स्पीड होगा ना, वो जितना पहले खींच पा रहे थे उतना नहीं खींच पाएंगे। जो बाइक चला रहे होंगे मेरी बात को समझ रहे हैं, उतना वजन नहीं खींच पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई आपका गाड़ी में लोड आ गया है। पहले आप 50-60 किलो के थे, अभी 120 किलो हो गया है, गाड़ी में आदमी बैठा है, तो अब उतना स्पीड नहीं खींच पाएगा। अभी मान के चलिए आप जा रहे हैं, एक ठो और दोस्त आपको मिल गया एक ठो चौक में, और दोस्त बोला भाई 2 गो आदमी तो जा रहा है, हमको भी बैठा लो यार, इस रास्ता में तो पुलिस भी नहीं पकड़ता है भाई, बैठा लो हमको, बैठा लो। तो आप बोले ठीक है आप बैठो, अब उसको भी बैठा लिया। अब 3 गो गाड़ी, एगो गाड़ी में अब 3 गो बैठ गए ड्यूक में। अब तीनों गाड़ियाँ में जब चलते हैं स्पीड में, तो अब उतना स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे हैं, अब 60-70 से ज़्यादा जा भी नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि जैसे-जैसे आप वज़न बढ़ा रहे हैं ना, आपका जो स्पीड है वो कम हो जा रहा है, ठीक है। डिस्टेंस आप कम कवर कर पा रहे एक पर्टिकुलर टाइम में। मान के चलिए एगो सिंगल आदमी था ना, तो 1 घंटा में 60 किलोमीटर पहुँच जा रहा था। लेकिन 2 गो आदमी बैठा तो 1 घंटा में वो 50 किलोमीटर पहुँच जा रहा है। 3 गो आदमी बैठा तो 1 घंटा मान के चलिए 40 किलोमीटर पहुँच पा रहा है। उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पा रहा है। काहे कि स्पीड कम हो गया भाई। तो जब स्पीड कम होगा तो डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा 1 घंटा में उतना। तो यही वाला जो रेशियो है इसको कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वेलोसिटी रेशियो। तो वेलोसिटी रेशियो आपको पता है क्या है? डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, ठीक है। कुल मिलाकर के यही है भाई, और कुछ ऐसा इसमें कुछ नया चीज है नहीं। अभी एक और टर्म है, ठीक है। चलिए, अभी पूछा जाएगा कि बताओ वेलोसिटी रेशियो पुल्ली का कितना होता है। तो कोई बात नहीं, हम आपको लिखवा दे रहे हैं डायरेक्ट, 2-4 टर्म याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर पूछेगा बताओ भाई पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो, गेट वाला को पूछता है वेलोसिटी रेशियो कितना होता है, तो आपको बोलना है अगर पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो तो ये होता है 1। पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो कितना होता है? 1 होता है। पुल्ली का वेलोसिटी रेशियो कितना होता है? 1 होता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया दिमाग में, ओके, ठीक। चलिए अब हम आते हैं इफिशियंसी, इफिशियंसी, चलिए ओके। इफिशियंसी, कोई मशीन का इफिशियंसी आप कैसे निकालते हैं? कोई भी मशीन का आप इफिशियंसी निकालेंगे, कोई भी मशीन का नहीं समझ में आ रहा लिखते जाइएगा, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी खाली याद कर लीजिएगा काफ़ी है। कॉन्सेप्ट समझाने जाएंगे तो हमको बहुत सारे न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बताना पड़ेगा, जो आपके काम और सिलेबस दोनों से बाहर है। इफिशियंसी का मतलब है कोई भी मशीन का इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है हमने अभी लिखवाया था थोड़ा देर पहले, लोड बाय इफोर्ट को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये लोड बाय इफोर्ट,
वेलोसिटी रेशियो क्या होता है हमने अभी लिखाया था, डिस्टेंस मूव बाय एफर्ट और डिस्टेंस मूव बाय लोड। इतना डिटेल में क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो खाली फॉर्मूला पूछ सकता है, इतना डिटेल में नहीं जाएगा। कभी आज तक नहीं गया कोल इंडिया लिमिटेड, कोई कंपनी पकड़ लो जो माइनिंग सरदार और हरमन में इतना डिटेल में गया नहीं गया। इसी लेवल का क्वेश्चन अगर पूछेगा तो इतना दूर तक जा सकता है, इससे अंदर नहीं जा सकता। इसलिए फार्मूला लिखिए, आपका काम हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि आप मैकेनिकल के विद्यार्थी नहीं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। ठीक है, हम कोशिश करते हैं अटर पटर पहले सब क्लियर करा दे, उसके बाद एकदम एक टॉपिक पकड़े तो फिर उसको छोड़े नहीं। ओके, चलिए ओके, अभी हम लोग आते हैं डायरेक्ट टॉपिक पे, है ना। जस्ट अ सेकंड, हमको किताब देखना पड़ा क्योंकि मैकेनिकल वाला टर्म है, मेरा मैकेनिकल थोड़ा सा कमज़ोर है ना। चलिए, अच्छा आप में से कोई अगर एनएलसी का परीक्षा दिए हैं पहले तो मेरे को मैसेज कीजिएगा, है ना। क्योंकि कुछ बच्चे एनएलसी का फॉर्म भरे हैं, उनको पैटर्न समझ में नहीं आ रहा। और एनएलसी का क्या है कि पैटर्न का एनालिसिस हम भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एनएलसी का क्वेश्चन पेपर कहीं मिल नहीं पा रहा है। तो कोई अगर एग्जाम दिए होंगे तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, एनालिसिस करके उस हिसाब से उस टॉपिक को भी हम कवर करना चाहते हैं। ठीक है, चलिए, हालांकि सीट वीट कम है बट फिर भी एक एनालिसिस करवा के रख दें तो मेरा काम ख़त्म हो जाए ना, है ना। चलिए, देखिए बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, कोई भी अगर आप मशीन का बात कीजिए या कोई भी मटेरियल का बात कीजिए तो उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, एक दो नहीं बहुत सारा। चलिए हम आपको समझा देते हैं फटाफट। जस्ट सेकंड, मेरा पेन कहाँ गया, मिल गया। ओके, जस्ट सेकंड, सिंपल ब्लैक कलर लेते हैं। चलिए, देखो यार, कोई भी मटेरियल है, ठीक है, उस मटेरियल का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। कुछ का कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ का कुछ होता है। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, लगभग हर चीज का स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है ना, वेट ऑफ गिवन वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, मतलब वेट ऑफ द सब्सटेंस। इसको ऐसे लिखते हैं ना सिंपल भाषा में, जस्ट अ सेकंड, इसको लिखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बराबर वेट ऑफ सब्सटेंस बाय वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। कोई सब्सटेंस लिए, सब्सटेंस का वजन नापे और वजन नापने के बाद फिर उसका वॉल्यूम नाप लिए। अब उसी का वॉल्यूम हम पानी में नाप रहे हैं तो इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी। कुल मिलाकर के नहीं समझ में आएगा तो सुनिए मेरा बात। देखो भाई, ऐसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, तो जब कभी हम कोई चीज को पानी में, एगो पानी ले लिए वाटर टब में और पानी में डुबाते हैं, पानी में हम उसको छोड़ते हैं, अगर वो डूब गया तो इसका मतलब उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, एक से ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक से ज्यादा है। और अगर वो पानी में नहीं डूबा है, तैर रहा है, छपला रहा है, तो उसको बोलेंगे एक से कम है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, एक से कम है, एक से ज्यादा है। गैस जितना भी होता है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गैसेस अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से सेटल होता है, यानी कि उससे पता चलता है कि कहाँ पाया जा सकता है। CO गैस है वो आपका ऊपर में पाया जाता है ना। आपका CH4 गैस है वो आपका लेयर में पाया जाता है, रूफ के पास। अगर CO2 है, नाइट्रस फ्यूम्स वगैरह है तो नीचे पाया जाता है। अगर स्टिंग डैम है तो पानी में घुल जाता है पूरा, तो उसमें पाया जाता है। तो ये सब चीज़ पता चलता है, बेसिकली भारीपन से पता चलता है कहाँ पाया जाता है। तो इसी तरह से हर मटेरियल का कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है। ठीक है, इसी तरह से एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसका कुछ कुछ फार्मूला भी था, अगर हम लिखवा देते तो बहुत अच्छा था। नहीं नहीं, एक मिनट, याद आ गया, मुझे याद आ गया। मैंने रूप सपोर्ट वाला जो चैप्टर पढ़ाया था ना, उसमें मैंने बहुत सारे टर्म को कवर कराया था। अगर आप रूप सपोर्ट वाला चैप्टर आप खोज के देखेंगे तो मैंने करवाया है रूप सपोर्ट वाला चैप्टर, उसमें मैंने बहुत सारे चीज़ को कवर कराया है। उसमें ये सब जितना है स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ वाला ये सब कुछ हम लिखवाए थे भाई, एक बार जाके देख लो। ठीक है, अगर रूप वाला होगा वॉल्यूम 1 का तो उसको देख लो, है ना। बाकी चलिए, बाकी यार मिलता है तो मैं फिर लिखवा देता हूँ उसको। मैं लिखा हुआ था एक जगह कहीं पे ना, तो मैं वहाँ पे लिखवाया हूँ। अगर वहाँ पे आप जाके कर पाएंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि
ओके, बहुत सारा चीज़ मैं लिखवा दिया हूँ उसमें, और अगर नहीं हो पाएगा तो आप कहिएगा, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। जस्ट अ सेकंड में देख लेता हूँ। चलो छोड़ो, हटाओ, मैं ही करवा दे रहा हूँ भाई। इसको हटाते हैं, अभी पढ़ते हैं स्ट्रेस क्या होता है। पहले स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रेस क्या होता है समझते हैं। देखो भैया, स्ट्रेस का मतलब होता है, आदमी बोलता है कि भाई हम बहुत स्ट्रेस में हैं, मेरे ऊपर वजन पड़ रहा है। तो कुल मिला करके जब कोई बॉडी फोर्स के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, मान के चलिए ऐसा है कि कोई चीज़ ऐसा रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर से फोर्स देंगे और इधर से फोर्स देंगे, तो अब ये क्या होगा, ये थोड़ा सा दबेगा, ठीक है। इसी तरह से कोई बॉडी रखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, तो क्या होगा, तो बॉडी थोड़ा सा अनडिस्टर्ब हो जाएगा, माने स्टेबल रखा हुआ था, अब डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई बॉडी है, उसको हम इधर से फोर्स देंगे, इधर से फोर्स देंगे, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये सबको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। क्या कहते हैं, स्ट्रेस। जैसे बोलते हैं ना भाई, काम का स्ट्रेस है यार, बहुत काम दे दिया यार, कंपनी वाला माथा खराब कर दिया है, आज बहुत स्ट्रेस है, काम का है, फैमिली को लेके स्ट्रेस है, कोई पैसा कौड़ी को लेके स्ट्रेस है, करियर को लेके स्ट्रेस है। तो भाई स्ट्रेस स्ट्रेस होता है ना। तो स्ट्रेस मतलब डिस्टर्ब है, स्ट्रेस मतलब डिस्टर्ब है, स्ट्रेस मतलब डिस्टर्ब है। मतलब जब फोर्स किसी बॉडी पे लगता है और बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस जनरली 3 प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं भाई, समझ लो, है ना। ये सब चीज हो सकता है आपको कोई किताब में ना मिले एक जगह पे सब सम्मिलित रूप में, जो हम पढ़ा रहे हैं माइनिंग के लिए, है ना। क्योंकि ये सब है भी नहीं कोई किताब में, हम भी खोजे थे बहुत सारे किताब में, एक जगह पे ये सब चीज़ नहीं लिखा है जो इंपॉर्टेंट। बेकार बेकार का बहुत सारा बात लिखा है जो गेट लेवल का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा स्ट्रेस 3 टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। देखो भाई, पहला होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। अरे, चार्ज किया। कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है पहला। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, इसको समझिएगा। मान के चलिए एक बॉडी है, ऐसा रखा हुआ है, ठीक है। इधर से फोर्स लगा रहे हो, इधर से फोर्स लगा रहे हो, दोनों एकदम सेम डायरेक्शन सेम एंगल से आप फोर्स लगा रहे हैं। बस अपोजिट डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट, ऑब्वियस बात है ना। लेकिन एक ही लेवल पे, एक ही प्लेन पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो ऐसे फोर्स को कहेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। जैसे रबड़ लीजिए, रबड़ जो बचपन में मिटाते थे कॉपी पेंसिल से लिखने के बाद, वो रबड़ को ऐसे दबाएंगे तो क्या होगा, रबड़ दबेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला कमेंट करके तब तक बताइएगा, हम चार्ज लगाते हैं तब तक कि अगला अगला कौन कौन सा स्ट्रेस होता है। चलिए भाई साहब, चार्ज लग गया। चलिए, थोड़ा ध्यान नहीं रहता है, बाहर रहते हैं इधर उधर, क्या करें यार, रोजी रोटी वाला आदमी है, नौकरी चाकरी करना, इधर उधर बहुत सारा काम रहता है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस बराबर हमने क्या बताया सर, कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने बताया कि दोनों साइड से कंप्रेस करेंगे, जैसे बचपन में रबड़ को दाबते थे ना, उसी तरह से ये वाला है, तो इसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। चलिए, स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट एक्ट टुवर्ड ए पॉइंट फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, इसको ऐसे लिख देंगे, है ना। चलिए अगला होता है आपका टेंसाइल। दूसरा लिखिएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस ये क्या होता है भाई, इसमें हम दो अलग अलग डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस लगाते हैं, स्ट्रेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड दैट एक्ट फ्रॉम ए पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, मतलब ई डायरेक्शन में लगाते हैं। फोटो बना लोगे ना तो समझ में आ जाएगा देख के कि अच्छा ऐसे, अच्छा ऐसे ऐसे बुझाएगा। अब आता है शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस क्या होता है भाई, शियर स्ट्रेस होता है जो हम लोग कॉर्नर पे लगा रहे हैं, जो हम लोग कॉर्नर पे लगा रहे हैं, डायरेक्शन दिख रहा है फोर्स का, बिल्कुल ऐसे ही लगाते हैं। स्ट्रेस दैट आर ऑफसेट फ्रॉम वन अनदर एंड एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में और ऑफसेट मतलब कॉर्नर पे लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेस। चलिए और आगे लिखाते हैं, जो जो चीज़ पढ़ते जाइएगा। कहाँ थे हम, भुला गए। हाँ, तो हम और आगे लिखा रहे हैं, फटाफट लिखते रहिएगा। अब देखो, कुछ टेस्ट होते हैं सर, कुछ टेस्ट होते हैं, अलग अलग टेस्ट होता है, अलग अलग स्ट्रेस को नापने के लिए, ठीक है। चलिए, है ना।
चलिए, कुछ अलग-अलग स्ट्रेस को नापने के लिए कुछ अलग-अलग जाँच किया जाता है, जो शायद हम आपको लिखाए हैं, नहीं लिखाए हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है? ओके। ठीक है। स्ट्रेस हम लिखाए हैं तो हमको लगता है स्ट्रेस के साथ हमको स्ट्रेन भी पढ़ा ही देना चाहिए, स्ट्रेन भी पढ़ा ही देना चाहिए। चलो स्ट्रेन पढ़ा दे रहे हैं। स्ट्रेस समझ गए, स्ट्रेन क्या होता है समझते हैं। देखो भाई ऐसा है कि एगो रबड़ है, ठीक है? एक रबड़ है, ये मान के चलिए रबड़ है। आप रबड़ को इधर से खींचे और इधर से खींचे, खींचने के बाद इसको छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वापस से अगर ये अपना शेप को गेन कर लेगा जैसे पहले था, मान के चलिए पहले ऐसे था, ये पहला स्टेज है, फिर दूसरा स्टेज में ऐसे खींचे, तीसरा स्टेज में ऐसे हो गया वापस, जैसा था वैसे हो गया, जैसा का तैसा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे स्ट्रेन को कहेंगे हम इलास्टिक स्ट्रेन। क्या कहेंगे? इलास्टिक स्ट्रेन कहेंगे, इलास्टिक स्ट्रेन कहेंगे। देखो हम ब्रॉड क्लासिफिकेशन नहीं बता रहे, हम मोटा मोटी क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। भैया दो प्रकार का होता है, इसके अंदर में बहुत सारा होता है ना, जो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप गूगल मारिएगा तो आपको बहुत डिटेल में मिलेगा, तो डिटेल में आप चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपका काम का जो है वो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। तो स्ट्रेन आपका दो टाइप का होता है भाई, एक होता है इलास्टिक स्ट्रेन, एक होता है डक्टाइल स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन का होता है, मान के चलिए कोई रबड़ है, रबड़ को आप खींचें, खींचने के बाद लंबा हो गया, छोड़ें, फिर वापस जैसा था वैसा हो गया, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक स्ट्रेन। इसको क्या बोलेंगे? इलास्टिक स्ट्रेन। इंग्लिश में बोला जाए तो इट इज रिवर्सिबल रॉक दैट हैज अंडरगोन वन इलास्टिक स्ट्रेन एंड बैकअप इट्स पोजीशन, है ना, बाउंस बैक इट्स पोजीशन इज कॉल्ड इलास्टिक स्ट्रेन, है ना। जो आपको लिखना है मन करे आप लिख दीजिएगा, सही है सब। चलो इलास्टिक हो गया। और दूसरा होता है डक्टाइल। डक्टाइल डक्टाइल स्ट्रेन, ठीक है। डक्टाइल स्ट्रेन क्या होता है समझिएगा। मान के चलिए कि कोई चीज़ है, कोई चट्टान है या कोई भी चीज़ है, इस चीज़ को आप खींच दिए या दबा दिए, उसके बाद जैसा छोड़े वैसा ही रह गया, जैसे आप दबा दिए, दबाने के बाद छोटा हो गया। मान के चलिए इसका हाइट था 5 मीटर, आप इसको दबाएं, अब इसका हाइट हो गया 4.5 मीटर। तो ये हो गया आपका डक्टाइल स्ट्रेन, मैंने आप जैसा उसको दबा के छोड़ दिए बिल्कुल वैसा ही हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डक्टाइल स्ट्रेन। इसको क्या बोलेंगे? डक्टाइल स्ट्रेन इसको कहा जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना, ठीक है। चलो बाकी तो हम आपको रॉक मैकेनिक्स जो पढ़ा रहे थे तो करवा ही दिए, मतलब जो रूफ वाला चैप्टर पढ़ा रहे थे उस टाइम पढ़ा दिए होंगे, सही है, उस टाइम पढ़ा दिए। आते हैं आगे। तो मशीनरी सेक्शन में जितना आपको हम बता रहे थे कि हर किसी का स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। अभी थोड़ा सा हम वापस जाते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस को देखते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब होता है जब आप इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से फोर्स देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंप्रेसिव स्ट्रेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होता है? जितना क्षमता वो झेल सकता है, जितना वो झेल सकता है बिना टूटे, उसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसी तरह से टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या बोलते हैं? जितना आप उसमें टेंसाइल स्ट्रेस दिए हैं उतना झेल सकता है, उसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। शियर स्ट्रेंथ क्या होता है? शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ का एक और नाम है जो मैंने आपको लिखवाया नहीं शायद, है ना, इसको बोलते हैं टॉर्सिनल, टॉर्सिनल स्ट्रेंथ या स्ट्रेस भी कहते हैं इसको, या फिर शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेंथ मतलब जितना शियर स्ट्रेस वो झेल सकता है, जितना शियर स्ट्रेस वो झेल सकता है, उसे हम उसका टोरिजन सॉरी टॉर्जिनल स्ट्रेंथ या फिर शियर स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है, जितना झेल सकता है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बता रहा था भाई मटेरियल साइंस हम आपको पढ़ा रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आपकी वॉल्यूम 3 में दिया हुआ है, आप देखिएगा खोल खाल के तो आपको मिल जाएगा कहाँ कहाँ से पढ़ा रहे हैं, पलटिएगा किताब तो आपको पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो हम आपको बताएं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी भाई एक से ज़्यादा होता है, एक से कम होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब क्वेश्चन कभी कभार पूछा जा चुका है, जब बुरा टाइम आया था तो बुरा टाइम आएगा तो पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद हर किसी का हार्डनेस होता है, हार्डनेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, मोसेस स्केल ऑफ हार्डनेस हम बताएं, प्रोटोडाइकोनॉम नंबर कैसे फाइंड करते हैं, आइडेंटिफाई करने का क्या है, आइडेंटिफाई कैसे हो सकता है भाई। तो आइडेंटिफिकेशन दो मेजर बैंड पे होता है, एक होता है आपका मोस स्केल ऑफ हार्डनेस जो मैंने आपको लिखवा दिया है, रटवा दिया है, चटवा दिया है, और दूसरा आपका होता है प्रोटोडाइकोनॉम नंबर।
प्रोटोडाइकनॉव स्ट्रेंथ नंबर। ये दो मापदंड है सर। कभी भी ये मत सोचिएगा कि कोई भी चट्टान को नापने का जो मापदंड है सिर्फ मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस, ऐसा नहीं है। मोस्ट स्केल ऑफ हार्डनेस के बारे में ऐसा है कि ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है, मतलब वर्ल्ड वाइड चलता है। बट प्रोटोडाइकनॉव नंबर सिर्फ और सिर्फ रसिया में इस्तेमाल किया जाता है कोई भी चट्टान का नंबर पता करने के लिए। इसमें 20 से 25 जो होता है मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम नंबर कितना होता है? मैक्सिमम नंबर ये आता है 20 से 25, पूरा रेंज में ये होता है। रेंज रेंज में हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका दो टाइप का हार्डनेस हम ऐसे डिटेक्ट करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी देखो ऐसा है, अब हमने बताया स्पेसिफिक ग्रेविटी, हमने बताया आपका स्ट्रेंथ बताया। तो स्ट्रेंथ में दो तीन को स्ट्रेंथ बताया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो ये सब, इसके बाद कुछ कंपाउंड होते हैं जो वाटर रेसिस्टेंस होते हैं, वाटर रेसिस्टेंस होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं, कुछ होते हैं जो डक्टाइल होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं। मटेरियल में ऐसा ही है, ठीक है। इसके बाद आपका कोरिजन होता है किसी किसी का, किसी किसी का कोरिजन नहीं होता है, कोई कोई कोरिजन रेसिस्टेंस होता है, किसी का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, किसी किसी का नहीं होता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। किसी किसी का टेम्परेचर भी अलग अलग होता है, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, किसी का रिजिडिटी होता है। तो ऐसे कर करके बहुत सारा आपका अलग अलग मटेरियल का अलग अलग प्रॉपर्टी होता है। तो वो सब आपका इसी कैटेगरी में आता है बेसिकली, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम जो आपको पढ़ाने वाले हैं उसको रट लीजिए, चाट लीजिए एमसीक्यू के फॉर्म में, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये अभी हम जित आपको क्लास कराया इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन हमने बता दिया जो पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि वॉल्यूम 3 से क्वेश्चन नहीं पूछता है ना, ऐसा नहीं है भाई। वॉल्यूम 3 से भी पूछता है, लेकिन कुछ बहुत कम पूछता है। अगर आप वॉल्यूम 3 को करेंगे ना तो हम आपको बताते हैं हफ्ता से 10 दिन लगेगा, मुश्किल से हफ्ता भर से 10 दिन लगेगा। और 10 दिन में आपको सिर्फ छाटा हुआ क्वेश्चन पढ़ना, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। तो हम आपको क्या बता रहे थे? हम आपको बता रहे थे, क्या बता रहे थे भाई, भुला गए। पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स, कौन फोन कर रहा है इतना रात को? निखिल। पॉइजन्स रेशियो, ठीक है। चलिए पॉइजन्स रेशियो क्या होता है समझिएगा। पॉइजन्स रेशियो, ये क्वेश्चन पूछा है, इसलिए ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपीपीएससी में भी पूछा था, है ना। यूपीपीएससी से याद है, बहुत अच्छा लड़का लोग का रिजल्ट हो रहा है यार। अभी तक 13-14 लड़का मैसेज कर दिया सर प्री निकला है। बहुत कोई ऐसे है जो नहीं बताते जब तक रिजल्ट क्लियर नहीं होता है। तो हमको पता है ज़्यादा लड़का लोग का निकला हुआ है, ठीक है। अगर यूपीपीएससी में 20 लड़का क्वालिफाई कर जा रहा है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है। आप लोग बहुत बहुत मेहनत कर रहे हैं यार, अच्छा लग रहा है देख के। चलिए माइंस इंस्पेक्टर का एग्जाम निकाल ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लैटरल स्ट्रेन, lateral strain by linear strain, लीनियर स्ट्रेन। अभी लेटरल क्या होता है, लीनियर क्या होता है, इसको समझिएगा। मान के चलिए कि ये कुछ चट्टान है, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं या दबा रहे, जो कर रहे हैं आप साइड साइड से। तो ऐसे को साइड वाला को कहेंगे लेटरल, और ऊपर से नीचे तक पड़ रहा है, वर्टिकली कुछ पड़ रहा है, ठीक है, माने इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में पड़ रहा है, तो इसको आप क्या कहेंगे, लीनियर। तो लेटरल बाय लीनियर का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं पॉइजन्स रेशियो। क्या कहते हैं इसको? पॉइजन्स रेशियो। क्या कहते हैं इसको? पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, लेटरल बाय लीनियर, लेटरल बाय लीनियर, लेटरल बाय लीनियर, लेटरल बाय लीनियर, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम लोग खोटा में बोलते लेटली, मतलब सोए थे, लेटली, सोए थे, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा, लेटली। तो ऊपर में लेट यानी लेट, बाय नीचे ली यानी लीनियर, ठीक है। लेटली, 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 लेटली। चलिए, है ना। तो आप जैसे याद करना चाहते हैं, लेटरल बाय लीनियर कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं याद करना, ठीक है। तो ये पॉइजन्स रेशियोज को जरूर याद रखिएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं देगा। अगर यूपीपीएससी लेवल का दिया तो अगर मान के चलिए और थोड़ा सा घुमा दिए तो कुछ ऐसे घुमा देगा, बोलेगा द रिवर्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो इज कॉल्ड। भाई साहब बोलेगा किसको कहते हैं, तो याद रखिएगा पॉइजन्स नंबर, पॉइजन्स नंबर। अब पॉइजन्स नंबर क्या होता है इसको समझाते हैं। हमने अभी आपको क्या पढ़ाया, हमने पढ़ाया लेटरली यानी लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन।
ये क्या होता है सर? ये आपका होता है पॉइजन्स रेशियो, हमने अभी पढ़ा। तो पॉइजन्स नंबर क्या होता है? इसको रिवर्स कर दो, उलट दो। उल्टो, चलो उल्टते हैं। हमने पढ़ा लेटरल स्ट्रेन बाय लीनियर स्ट्रेन, ये तो था आपका पॉइजन्स रेशियो। तो पॉइजन्स नंबर क्या होगा भाई? पॉइजन्स नंबर क्या होगा? तो इसको उलट दो, तो ये आ जाएगा नीचे और ये आ जाएगा ऊपर, यानी लीनियर स्ट्रेन बाय लैटरल स्ट्रेन, ये हो जाएगा पॉइजन्स नंबर। याद रखिएगा, पॉइजन्स नंबर एंड पॉइजन्स रेशियो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, या रिवर्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे का उल्टा फुल्टा होता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2 बार 3 बार पूछा अलग अलग एग्जाम में, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। वॉल्यूम 3 को इग्नोर मत करो, ईएमटी को इग्नोर मत करो, ठीक है। चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक। चलिए, एकदम अंडरलाइन करके रखें, इधर उधर कुछ नहीं पढ़ाना है, सीधा टॉपिक पे पढ़ाना है ना। ओके, चलिए। ओके, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कुछ चीज़ें हम आपको रटवा जरूर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रट लीजिएगा ना। तो आपको समझ में नहीं आया, पता है आपको, अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं यार, बहुत सारा इसमें ऐसा चीज़ है ना जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप ना उसको रट लीजिए। जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर हम बात करेंगे, है ना, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये बराबर हो जाता है, इसे फार्मूला है भाई, इसको फार्मूला, इसको बोलते हैं कंप्रेसिव कंप्रेसिव स्ट्रेस बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। चलिए, मतलब बेसिकली एक तरह से इसको आप कह सकते हैं यंग्स मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी। और खाली इलास्टिसिटी क्या होता है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी मतलब होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो, और स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो को हम क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन रेशियो को क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, अगर हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन। अगर हम बोलेंगे सिर्फ इलास्टिसिटी, तो हो जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, है ना। नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, बस लिखते जाइए कॉपी में, और इसको एक दो बार खाली देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आपका काम बस इतना ही है कि 2-4 चीज़ को याद कर लेना है, ज़्यादा डिटेल में कुछ ऐसा आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, है ना। ओके, अभी एक क्वेश्चन कभी कोई पूछ देता है, बताओ मॉडुलस, मॉडुलस ने पूछा नहीं है, मैं आपको लिखवा दे रहा हूँ। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन शियर स्ट्रेन, शियर खाली इन शियर लिखेगा, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये बराबर हो जाएगा शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन। बस, हमने क्या बताया? हमने कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का बताया, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं इसको। हमने आपको इलास्टिसिटी का मतलब बताया स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, शियर स्ट्रेन बाय शियर स्ट्रेस, इसको बताया। तो ये सब खाली रटने वाला चीज़ है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि आपको हम समझाएं ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। चलिए, अब एक आध गो टर्म है भाई, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगला चैप्टर हम जो स्टार्ट करने वाले हैं बहुत मज़ेदार चैप्टर है, क्योंकि हम चाहते हैं आपको बहुत डिटेल में वॉल्यूम 3 को भी अच्छे से पढ़ा दे, है ना। वॉल्यूम 3 हम वीडियो वीडियो लेक्चर के फॉर्म में पढ़ाएंगे, ताकि आपको कभी भी दिक्कत ना हो देखने में, आप कभी भी देख सकते हो, और आप मेरे पास भी वीडियो अवेलेबल रहे काफ़ी लंबा टाइम के लिए, ताकि हम बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकें, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसको लेके मैंने एक वीडियो बनाया है, तो आपको सर्च करना है यूट्यूब पे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बाय ब्लैक डायमंड, ठीक है। हालांकि मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूँ, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, ये सिर्फ स्ट्रेस के फॉर्म में दिखाया गया है, लेकिन अगर कोई अलग लोड के फॉर्म में होगा तो ये अल्टीमेट लोड बाय वर्किंग लोड, अगर कुछ अलग फॉर्म में होगा तो अलग हो जाएगा। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप वहां से देख लीजिएगा बाय ब्लैक डायमंड, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए,
जस्ट अ सेकंड, आज ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो कुछ ऐसा है कि ज़्यादा करा देंगे तो उल्टी कर दोगे तुम लोग। ओके, चलो आज इतना ही रखते हैं, हम समझ गए। आज इतना ही रखते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ, आपको भले बिलीव हो चाहे नहीं हो, आप वॉल्यूम 3 का वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं। आप बोलोगे अरे यार ये क्या मजाक है, 40 मिनट में थोड़ी होता है। अरे 40 मिनट में जितना इंपॉर्टेंट चीज़ था ना, सब आपको हम एक जगह लिखा दिए हैं। आप किताब निकालिए और किताब निकाल के पलटिए और प्रीवियस ईयर कितना भी क्वेश्चन पूछा है ना, कोल इंडिया लिमिटेड, माइनिंग सरदार, ओवरमैन लेवल का, सबको रखो। एक क्वेश्चन नहीं होगा जो 6 चैप्टर के अंदर में पूछा गया अगर वो छूट गया आपका। अब आप पलट के देखिएगा, आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हम उसी को आधार बना के आपको पढ़ाए हैं, है ना। एक बार पलट के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 वॉल्यूम 3 का पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अब बाकी का जो चैप्टर है वो आपका थोड़ा सा पसीना छुटाएगा, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आएगा, एकदम मजे मजे में पढ़ेंगे। वॉल्यूम 3 क्या है, ईएमटी पूरा जुबान पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए भाई, पलट पुलट के देखिए कॉपी, ये सब जितना भी हम लिखवाए हैं आज, जितना चीज़ भी हम लिखवाए हैं, ये सब जितना देख रहे हैं आप, ये आपका वॉल्यूम 3 का चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 6 तक है। जितना इंपॉर्टेंट था मैंने लिखवा दिया है, अब आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए, इस वीडियो को एक बार देखिएगा, बाकी हम चैप्टर नंबर 7 से करवाएंगे आपको, जो कि बहुत अच्छा अच्छा चीज़ है उसमें भी, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।